Agriculture optional is the most underrated optional that students are not even informed about. Those students who are confused between what optional to choose must be running behind the herd options like Shosho, Anthro, Geography, PSIR. Have you even considered agriculture optional once? I would request or insist you guys to check out the syllabus and trends of agriculture optional. You will find out that this option will not only be covered in 3 months, but you will have the hold over this optional, which will get you through the merit list, guys. For more details, log on to our website www.sunyaies.in and also subscribe to our YouTube channel for more details about UPSC Civil Service Examination and Forest Service Examination. Hello everyone, how are you all? Welcome back to the class, guys. I hope you all are doing really great and revising the topics which we have already studied in our unit number 5, that is soil science and nutrient management. Already we have covered 2 lectures. And before going ahead, we will just do a quick recap of what we have seen in these 2 lectures. Right, guys? So in lecture number 1, we basically picked our syllabus topic, that is soil forming factors and soil forming processes. But this was needed in order to convert regolith to soil. But regolith was converted from rocks, and rocks was converted from minerals from elements. So ये cycle में हमने देखा. Apart from rocks to regolith weathering processes हमने देखा. तो lecture number 1 involves a lot of small factors also, okay, which was influencing this soil forming factor and soil forming processes. I hope you must be remembering it. lecture number 2 में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले आपको दिमाग में सिलेबस लाइन आ जानी चाहिए. Soil physical chemical properties only, right? Not the biological properties. In today's lecture we will be covering the biological properties. ठीक है? तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए. फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेक्सचर था, स्ट्रक्चर था. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन द कलर टू, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. वी हैव सीन द डेंसिटी टू, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर में आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है. केमिस्ट्री में हमने सीईसी समझने की कोशिश करी थी, कटायन एक्सचेंज. सॉइल पीएच हम उसके टाइम पे देखेंगे जब इसका राइट टाइम आएगा, जब प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे सॉइल पीएच को. डोंट वरी, ठीक है? तो इन सब में 2 लेक्चर हमारे थे. आई होप आपने बुक को भी रेफर किया होगा एज आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर्स. अब हम आज का जो एजेंडा होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. मैं लास्ट क्लास में भी कवर करवा सकता था, बट इट नीडेड सम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करेंगे. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? व्हेन सम लिविंग एजेंट कम इनटू पिक्चर दैट बिकम्स बायोलॉजिकल. लिविंग एजेंट का यूज होगा यहाँ पे. फिजिकल वाज ओनली फिजिकल अपीयरेंस, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा था. केमिकल में केमिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं, कैटायन एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, एनायन एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, पीएच क्या है सॉइल का, कंडक्टिविटी क्या है सॉइल की. अब ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि लिविंग एजेंट कैसे काम कर. और जब लिविंग एजेंट की बात होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे. अगेन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, लेकिन वो कवर होंगे जैसे ही हम इस टॉपिक, इस यूनिट को एंड कर रहे होंगे. ठीक है? सेकंड हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल, और कैसे ये अफेक्ट करता है, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाउ डू दे अफेक्ट द सॉइल प्रॉपर्टीज. ये समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में. ऑल्सो वी विल बी सीइंग सम मिसलेनियस टॉपिक्स विच आई थिंक माइट बी इंपॉर्टेंट, और वो किसी फॉर्म में आ सकते हैं आप लोगों के पास. तो मिसलेनियस कुछ टॉपिक भी समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है गाइस? अगेन सिलेबस तो हम भूलते नहीं है. सॉइल फिजिकल केमिकल हमने देख लिया, बायोलॉजिकल आज देखेंगे. प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये हो चुका है हमारा. सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया हो. आज हम देखेंगे मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. है क्या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट? बेसिकली सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मिनरल्स हमने इन डेप्थ पढ़ लिया है, देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी. तो दैट मीन्स आज के बाद हमारी ये 2-3 लाइन जितनी भी है सिलेबस की ओवर हो जाएंगी यूनिट 5 के अंदर, और बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली हुई है गाइस. आपने भी ये महसूस किया होगा, रियलाइज किया होगा, राइट? उसके बाद हम शुरू करेंगे इस लेक्चर के बाद एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, समझने की कोशिश. ठीक है?
तो अगेन इसमें भी आप देखोगे दिस इज डन, दिस ये होमवर्क था आपका। देखो मिस मत करना होमवर्क को, सॉइल्स और बेहतर से समझ पाओगे। सॉइल फिजिकल केमिकल हो जाएगा, बायोलॉजिकल आज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला लाइन भी सिलेबस का ओवर होगा आज, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव सीन द PYQs टू। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे फास्फोरस फिक्सेशन इन रिलेशन टू सॉइल पीएच कैसे करोगे। जब मैं फास्फोरस का फिक्सेशन बताऊंगा तब आप इसको कनेक्ट करोगे, तभी कुछ क्वेश्चन कनेक्टिविटी में पूछे गए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। जैसे वाई सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में बी बेटर इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ एज कम्पेयर टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम आज सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप थोड़ा इन्फरेंस निकाल पाओगे। ये क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, लेकिन इसमें आपको दिमाग कनेक्टिविटी घुमानी पड़ेगी, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट देन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने सॉइल कंपोजिशन बताया था। तो क्या एक बार आप मेरे को सॉइल कंपोजिशन बता दोगे तुरंत, या फिर अगर अपने माइंड में अगर आप कर सकते हो। दिस इज 25%, दिस इज 5%, दिस इज 45%। ये तो है मिनरल मैटर, MM, मिनरल मैटर ऑफ सॉइल। मिनरल मैटर में सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलोइड्स आ गए। ये ऑर्गेनिक मैटर 5% क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। दैट मीन्स दिस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एयर, जिसमें मेरी पोरोसिटी बात आ जाती है, बहुत सारी चीजें अलग आएंगी, वो देखेंगे। सॉइल वाटर को हम इन डेप्थ देखेंगे जब हम सॉइल वाटर को मैंने आपको छुड़वाया कि लेटर ऑन हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस 5% का आपने देखना है कि भाई सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मीन्स, अभी ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, दैट इज इन्वॉल्विंग द कार्बन चेन, कार्बन इज इन्वॉल्व। कार्बन आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यू नो। कार्बन इज इन्वॉल्व, लाइक कैसे कार्बन आप देखते हो, कार्बन आप देखते हो एटमॉस्फेयर में एज CO2। ये एटमॉस्फेयर हो गया, सपोज दिस इज लैंड, ठीक है। तो लैंड में आपके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 को एब्जॉर्व कर रहे हैं। CO2 को रिलीज कौन कर रहा है, ह्यूमंस, और रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके ह्यूमंस आ गए। CO2 लैंड में ऐसे यूटिलाइज हो रही है, ह्यूमंस के इंटरफेरेंस में हो रही है एटमॉस्फेयर में। यहाँ नीचे लिथोस्फेयर में, क्रस्ट में कैसे इट इज इन्वॉल्व। आप बोलोगे अगर सॉइल है तो सर सॉइल में इन्वॉल्व है कार्बन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे अगर ये ओशन है, तो ओशन में कैसे इन्वॉल्व है कार्बन, कार्बन इज इंटरेक्टिंग विद द वाटर एंड फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफिकेशन। आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ कार्बन इज इन्वॉल्व ओवर हियर। कार्बन साइकिल आप देखो, कार्बन सबसे पहले इनटेक कैसे हो रहा है, यहाँ प्लांट्स के थ्रू इनटेक हो रहा है। ओशंस में कैसे हो, ओशन अपटेक कर रहे हैं इसको। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज कर रहे हैं, रूट रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पर, in the form of coal, in the form of other fossil fuels. It is being utilized over here and then released again, which is causing anthropological effects. Carbon cycle आप environment में भी पढ़ते हो, I'm just taking a reference over here. But my objective is to study soil organic matter. अच्छा, ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मैटर में क्या फर्क होता है। ऑर्गेनिक मैटर, एक पत्ता नीचे गिरा, अभी वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैटर नहीं बना। मैटर कब बनेगा, जब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये पेड़, यहाँ पत्ते झड़े, पत्ते गिरे, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें जब माइक्रोब्स लगेंगे और डिकम्पोजिशन शुरू होगा तो ये बनेगा हमारा सॉइल, दिस विल बिकम ऑर्गेनिक मैटर देन, ठीक है। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे, कैसे हेल्प करता है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ पहलू आपके क्लियर होंगे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस ऑर्गेनिक मैटर टॉपिक के थ्रू, ठीक है। तो दिस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज एनी मटीरियल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, किस किस से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन्हीं को आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। derived from plants and animals that is returned to soil and also
इट गोज थ्रू डिकम्पोजिशन प्रोसेस। समझ रहे हो? तब आप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बोलोगे जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो वो ह्यूमस बन जाएगा, बट स्टार्ट भी अगर हो गया तो वो मैटर में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज अगर एक पत्ता पड़ा है उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक मटीरियल है। So it is any material derived from plants and animals that is returned to soil and decomposition process and goes through the decomposition process. This is the definition given by FAO. ठीक है? तो ये या तो पार्शियली डिकम्पोजिशन आपको मिलेगा, पार्शियली, जहां पर यू कैन रिकॉग्नाइज दैट ओके दिस इज द प्लांट टिश्यू, दिस इज द एनिमल टिश्यू, और कंप्लीट डिकम्पोजिशन मिलेगा जिसमें यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम, और आप इसको काला काला सा होगा, ये आप इसे बोलोगे ह्यूमस, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर ह्यूमस। इसी को मैं बोलता था OL1 ऑर्गेनिक लेयर 1, इसी को मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक लेयर 2, जहां पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। वो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया। देख रहे हो आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? ऐसे ही कनेक्शन हमने बनाना है पूरी क्लास में, और वही बच्चा बना पाएगा जो मेरे साथ शुरुआत से 100% अटेंशन के साथ। समझ रहे हो? तो मेरी ओरिएंटेशन क्लास अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा वहां पे दैट आई हैव टॉक्ड यू अबाउट दैट 100% कंसंट्रेशन इशू। तो ये तो हमारी एक डेफिनेशन होगी, ज्यादा बातें नहीं करनी सर, है ना? हमें डेफिनेशन मिल गई है। कभी भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आया, मैं बोल दूं एनी मैटर एनी मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स which is returned to the soil and goes through decomposition process। इसी को आपसे लिख सकते हो material derived from dead plants and animals remain which has gone through the decomposition process। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, decomposition और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मटेरियल। ये दोनों चीजें आ गई, फिर जैसे मर्जी लिखो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। नाउ वी विल सी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में आता क्या क्या है। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, आई होप ये आप समझ रहे हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में आप देखोगे अनऑल्टर्ड मटेरियल्स। अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड मतलब इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये मटेरियल सेम के सेम पड़े हुए हैं अभी। दूसरा क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट्स। ये वाले अनऑल्टर्ड मटेरियल जो होंगे इट मस्ट बी गोइंग थ्रू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड येट नॉट बी डिकम्पोज्ड कंप्लीटली। पार्शियल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, you can identify them very easily that this is the plant tissue, this is the plant leaf, this is the plant shoot, this is the animal remains, and it is going through this. So that's why it is being said that unaltered material. This product is over here transformed, you cannot distinguish between them. So this basically is known as humus। समझ रहे हो? ह्यूमस में आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि ये जो काला काला सा प्रोडक्ट है, ये जो ब्लैकिश ब्राउनिश सा प्रोडक्ट मेरे को मिला है, ये एनिमल से मिला है टिश्यू से, या प्लांट टिश्यू के डेड रिमेन से मिला है, ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। ठीक है, देखो ये फिर ह्यूमस डिवाइड हो जाता है हमारा नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस में, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस एंड ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, कि क्या होता है ह्यूमिक, वो सब समझाता हूँ। देखो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस which consist of carbohydrates, proteins, fats, amino acids, amino acids। So these non-humic parts are readily attacked by microorganisms easily because these are easier compounds, simpler compounds, not easier, simpler। microorganism attack करेंगे, इनको decompose करेंगे। ठीक है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे इजिली फीड कर पाएंगे तो ये एनर्जी सोर्स है किनका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो जब मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझा रहा हूँ अगेन इस पे जाएंगे, बिकॉज दीज ऑर्गेनिक मटीरियल आर एक्टिंग एज द फूड सोर्स फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू थ्राइव। और जितना अच्छा इसको और डिकम्पोज करेंगे उतना अच्छा मिनरलाइजेशन होगा, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिनरल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो रहा है इनका, है ना? अब ये जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं इसमें आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इनको डिकम्पोज इतनी इजीली नहीं कर पाते। तो ये वाले जो सब्सटेंस है ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। तो ये CEC को बढ़ा देते हैं गाइस, ये कटाइन एक्सचेंज के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना डिटेल में हमें नहीं घुसना, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हम बोलते हैं ना सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जितना अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी बढ़िया हमारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी, जो हम देख भी रहे थे केमिस्ट्री में। तो कैसे हो रहा है? वो यहाँ पर ह्यूमिक सब्सटेंसेस की मदद कर रहा है।
सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और क्या कर रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थ्राइव कर रहा है, एनर्जी का सोर्स है। यही जब हमारा रिलीज करेंगे ग्लू फॉर्म में, तो जब मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मटेरियल एक सॉइल स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है, कि ग्लू की तरह पेस्ट करता है एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर वो काम भी हो रहा है गाइस। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तीनों का इंपॉर्टेंस अभी तो बहुत ही शैलो वे में आई एम टेलिंग यू। अभी मैं आपको पूरा अलग अलग से लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस हमने देखा, इसी ह्यूमिक सब्सटेंसेस को और ओपन अप करेंगे। इतना डिटेल में समझने की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी इतनी टेबल तो आपको ध्यान में रहेगी। यहीं से कंटिन्यू है टेबल। ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड। आपके यहाँ पर बेस्ड ऑन कि ये किसके साथ सॉल्युबल है किसके साथ नहीं सॉल्युबल है, यहाँ पर आता है आपका ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड एंड ह्यूमिन। ये तीन ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं। देखो फल्विक एसिड क्या है, ये डिसॉल्व हो जाता है दोनों हमारे किस पे, ह्यूमिक एसिड में भी एंड एल्कली में भी ये डिसॉल्व हो जाता है। अब ये इसको समझने के लिए आपको एल्कली और एसिड की भी पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। इतना डिटेल में एसिड आपको पता ही होगा, बेस आपको पता ही होगा। नहीं तो जब हम एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल को पढ़ेंगे तब हम क्लियर करेंगे। एल्कली इज बेसिक ओनली, तो एसिड में भी डिसॉल्व होता है, एल्कली में भी डिसॉल्व होता है। इन तीनों में से जो ससेप्टेबल होता है माइक्रोबियल अटैक के, वो फुलविक एसिड ही होता है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स मैं आपको दूसरे हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले चलो ये वाला क्लासिफिकेशन ही समझ लो। फ्यूमिक एसिड, ये फ्यूमिक नहीं है, सॉरी, ये ह्यूमिक है, ह्यूमिक। दिस इज ह्यूमिक एसिड। तो ये ह्यूमिक एसिड का क्या है, ये एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, एल्कली में हो जाता है। और इसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स को 100 ईयर्स लगेंगे, नियर टू। समझ रहे हो कि ये डिकम्पोज इतनी आसानी से नहीं होता। और जब मैं इसे कह रहा हूँ ये डिकम्पोज होता, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में हो जाएगा, इसको भी 15-20 साल लगते हैं। तभी ह्यूमिक सब्सटेंसेज आर लेस ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल अटैक्स, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल इन इम्प्रूविंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। इतनी लाइन भी लिख दोगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा, ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग और शी हैज एन अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन, ह्यूमन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। ये ना एसिड में डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा, ये ना एल्कली में डिसॉल्व होगा। समझ रहे हो, तो ये इसको काफी टाइम लग जाता है अपना डिकम्पोज होने में। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एक इस फॉर्म में कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एनर्जी सोर्सेज नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस देगा। दूसरा आपका आता है कि कैसे आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आप साइज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को कैसे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला आपका क्रॉप रेजिड्यू की फॉर्म में मिलेगा आपको, जो लार्जर रहते हैं 2 mm से। फिर आता है आपका पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये तो सारा 0.02 mm से बड़ा होगा, ये सारे 2 mm से बड़ा होगा। ठीक है, ये सारे 2 mm से छोटे होंगे, और 0.32 mm इसकी ग्रेटर वो रहेगी, मतलब छोटे होंगे बेसिकली 2 mm से। तीसरा पार्ट आपका रहेगा ह्यूमस। ये पार्टिकल ह्यूमस रहता है 0.53 mm से छोटा, या तो ये 0.053 तक रहेगा, 0.53 mm से छोटे रहेंगे ह्यूमस। जो अभी हमने देखा भी, डिवाइडेड इनटू नॉन ह्यूमिक एंड ह्यूमिक। ये कंपैरेटिवली स्टेबल कंपाउंड है, ये फर्दर डिकम्पोजिशन इनका इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, नॉन ह्यूमिक का हो जाता है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस का नहीं हो पाएगा। एक चौथा होता है आपका रेजिस्टेंट और रिकैल्सिट्रेंट ऑर्गेनिक कार्बन। ये टिपिकली मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस वे में दीज आर डिवाइडेड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, एंड दीज आर कंपैरेटिवली दिस रेजिस्टेंट रिकैल्सिट्रेंट ऑर्गेनिक कार्बन जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जी, आप ये चार्ट देखो, इस डायग्राम को भी आप बना सकते हो। एक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में आपको पहले तो सॉइल कंपोजिशन का बनाओ, यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को निकालो। ऑर्गेनिक मैटर का 5% जब आपने निकाला यहाँ से, तो आप दिखाओ कि यहाँ पर फ्रेश रेसिड्यू 10% के करीब हमारे पास रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स 5% के करीब, स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस। स्टेबलाइज में नॉन ह्यूमिक दैट ह्यूमिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन में आपका आ जाता है नॉन ह्यूमिक वाला पार्ट। ठीक है, ये 33 से 50%, 33 से 50% रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में अब कंपोजिशन क्या क्या है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, खुद ही बताओ। कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कार्बन 50% सबसे ज्यादा है, 5% नाइट्रोजन, फिर बाकी पॉइंट्स में आएंगे, लेकिन फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। आप सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की फॉर्म में क्या डालते हो, NPK। फॉस्फोरस बहुत कम है यहाँ पे,
नाइट्रोजन बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन सबसे ज्यादा 50%, और ये वेरी करेगा। तो ये तीन आप ध्यान रखने की कोशिश करो, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं आपको। बट ऑल्सो आप एक चीज बताओ मुझे, ये रहा प्लांट आपका, सपोज ऐसे ही मैंने बना दिया, दिस इज योर प्लांट, ठीक है, ये रे रूट्स। अब प्लांट्स इनटेक, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किस फॉर्म में करता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। आप बोलोगे सर इनऑर्गेनिक फॉर्म, भाई आयनिक फॉर्म में करेगा प्लांट का इनटेक, कोई ऑर्गेनिक फॉर्म में तो करेगा नहीं। तो फिर ये ऑर्गेनिक मैटर फायदा कैसे दे रहा है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए ना। जब मैं फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली एनपीके को आयनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में डाल रहा हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर कैसे फायदा दे रहा है। ये ऑर्गेनिक देखो, जब आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो इसका एक ही काम हो रहा है कि भाई ये एनपीके की वैल्यू बढ़ाएगा इस सॉइल में। बाकी ना स्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, ना इरिएशन इंप्रूव कर रहा है, ना ड्रेनेज इंप्रूव कर रहा है, ना फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर रहा है, ना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। इट इज सेम। अगर आप सिक हो, बीमार हो, और आपके सामने बढ़िया एकदम डिनर की थाली हो और डीलक्स थाली लगा दी जाए, तो क्या वो थाली काम की है? नहीं है। सबसे पहले आपको ठीक करना इंपॉर्टेंट। आपको ठीक करने के लिए खिचड़ी खिलाई जाएगी, क्या बोलते हैं, हरी सब्जियां वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाया जाएगा, तब जाके आप परफेक्ट होगे। जब आप परफेक्ट रहोगे तो कभी ना कभी आप ये डिलक्स थालियां भी कंज्यूम कर सकते हो, नॉन वेजिटेरियन भी, नॉन वेज भी कंज्यूम कर सकते हो, वो आप खा पाओगे। तो ये सही हेल्थ, सॉयल हेल्थ को कैसे बनाने के लिए, सही बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का यूज होता है गाइस। ये आपको तुरंत रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज सुधारेगा। जब आप सही हो और आप रोज फर्टिलाइजर कंज्यूम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली योर हेल्थ विल बी डिटोरेटिंग, प्लांट हेल्थ विल बी डिटोरेटिंग। बाद में आप फर्टिलाइजर डालोगे तभी ये कंडीशन आपको सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रही है, राइट। तो ये हम देखेंगे आगे, जब प्रॉब्लमेटिक सॉइल देखेंगे क्यों हो रहा है, वो सब भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन बता रहा हूँ, ये इसका कंपोजिशन। नाउ यू सी दिस ऑल्सो दैट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो कैसा रहेगा। इस डिकम्पोजिशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन, ठीक है, यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज है। किस किस फॉर्म में आपको डिकम्पोजिशन मिलता है? सबसे पहले शुगर, स्टार्च, हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज की फॉर्म में मिलेगा आपको। लेट मी शो यू। देखो डिकम्पोजिशन किस किस चीज का होगा, शुगर का होगा, स्टार्च का होगा, सिंपल प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, फैट्स, वैक्सेस, रेजिन एंड लिग्निन्स। लिग्निन्स आप ध्यान में रखो कि दीज आर वेरी स्लोली डिकम्पोज, ठीक है, बहुत ही आराम से डिकम्पोज होंगे। शुगर्स और ये सारे आपके रैपिडली डिकम्पोज होते हैं। तो ये आपका क्या नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस में भी आएगा, आएगा। ये क्या आपका ह्यूमिक सब्सटेंसेस में भी आएगा, आएगा, ठीक है। तो इन डिकम्पोजिशन रेट आपको पता होना चाहिए। शुगर्स, इनके साथ एनोबिक, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क है? इट इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट अल्टीमेट क्या बन रहा है? या तो CO2 और वाटर, दो चीजें बन रही है। CO2 विल बी रिलीज्ड अगेन ओवर हियर टू। रीसिंथेसिस की वजह से माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको गाइस, ठीक है। दूसरा एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स हमारे कन्वर्ट होंगे मिनरल्स में, NH4, NO3, CO2, H2O, SO4। फैट्स, वैक्सेस अगेन CO2, H2O में कन्वर्ट हो गए। लिग्निन आपका अगेन इट विल गो टुवर्ड्स ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, सेल सब्सटेंसेस का भी डेड डीके होगा, सेलुलोज प्रोटीन्स बनेंगे, ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये एक सीमेंटिंग फैक्टर की भी तरह काम करेगा, जो सॉइल स्ट्रक्चर को जोड़े रखेगा। ये एक न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, ये कैटायन एक्सचेंज कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और कैसे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हमारे लिए हेल्पफुल है, पहले हम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सॉइल ऑर्गेनिजम्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में, सॉइल के ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही होंगे, ठीक है। तो सॉइल ऑर्गेनिजम्स को एक बार हम देख लेते हैं, जो सेकंड कंपोनेंट है। अभी तक हम देख रहे थे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। नाउ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, दीज आर इंटरकनेक्टेड, SOM, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड। These soil organisms are the part of soil bigger chunk, that is soil ecosystem. And this, when we talk about a soil ecosystem, it includes all biotic factors and abiotic factors। इकोसिस्टम में यही सब तो होता है, एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, है ना, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो व्हाट कंसिस्ट इन बायोटिक? बायोटिक में आएगा माइक्रो एंड मैक्रो organisms, those are living things. What will come in abiotic? Air, water,
मिनरल्स क्या ये प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सॉइल में, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। सो दीज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू क्रिएट अ सॉइल इकोसिस्टम। एम आई wrong to say this? Let us create this again, guys. Soil ecosystem consists of your, again, biotic, abiotic factor। गलत कह रहा हूं मैं कुछ? नहीं। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है तो बायोटिक कंसिस्ट ऑफ लिविंग बींग्स एंड लिविंग इंक्लूड्स योर माइक्रो एंड योर मैक्रो व्हाट ऑर्गेनिज्म। ये अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यू हैव सॉइल, एयर, वाटर, minerals and other important thing present over here, yes. Are they interacting with each other? Yes. Are they interacting with the environment? Yes. This is creating one soil ecosystem which is very important in order for a soil to thrive, otherwise it will degrade, ठीक है। अब अगर आपका सॉइल इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा आपने डेवलप कर रखा है सॉइल इकोसिस्टम, आप समझ है आपके अंदर की micro or macro organisms are also important, air, water, minerals are also important, so you will understand that it will help in the further decomposition of organic material which will create your humus। and why humus is important मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सुधार रहा है। also you will understand it will have a glue properties too, it will help us in forming a good structure, it will help in the natural pest management, पेस्ट से हमें बचाता है, अगर इंपॉर्टेंट आपके पास ये पढ़ा है तो। इसकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रिएंट सप्लाई विल गेट बेटर, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी विल बी बेटर, उसकी सप्लाई सही होगी, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं सॉइल इकोसिस्टम के। ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके क्या क्या आएगा? बैक्टीरियाज, एक्टिसिनोमाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये फंजाई, एल्गी, ये सारे वर्क करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जिनका थोड़ा लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, आप देखोगे माइस, राइट, अदर बरोइंग एनिमल्स, अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, ये सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब मैक्रो ये कैसे डिवाइडेड होते हैं, लेट मी शो यू। सी दिस गाइस, देखो ये साइज के बेसिस में क्लासिफिकेशन है, कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपका माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना आते हैं, ठीक है। जो 5 माइक्रोमीटर से छोटा होगा वो बैक्टीरिया, फंजाई। फोना इंक्लूड्स योर प्रोटोजोआ एंड नीमाटोड्स, ठीक है। ये प्लांट की कैटेगरी हो गई, ये वैसे तो प्लांट की कैटेगरी में नहीं है, बैक्टीरिया, फंजाई हमारे पहले आ जाते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में मीजो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनका साइज इतने से इतना है। नो नीड टू रिमेंबर, बट यू ट्राई टू रिमेंबर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। माइक्रो, मैक्रो, डायरेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स। एंड मैक्रो में आता है स्प्रिंगटेल्स, माइट्स, अर्थवर्म, मिलीपीड, वुडी लाइस, स्नेल्स एंड स्लग्स, माइसेस, ये सारा आपका मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएगा, ठीक है। इनका फूड मटेरियल कौन सा होगा? नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये आपको पिछले टेबल से याद रखना है, ठीक है। प्लांट्स में आपके पास सॉइल ऑर्गेनिजम्स के एल्गी एंड रूट्स प्रेजेंट है। रूट्स में भी आपकी माइक्रोरिजा फंजाई आती है, ठीक है, तो रूट्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो फंक्शन के बेसिस पे मिलेगा गाइस, आप देखो फंक्शन के बेसिस पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मिलेगा। अब इससे आप क्या समझोगे कि क्या क्या फंक्शन है एक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के। एक सॉइल, अगर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन पूछे जाएंगे तो डायरेक्टली आप ये लिखोगे। अब मैं इसे अलग से आपको नहीं समझाऊंगा। मेंटेनेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये। सॉइल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा? एक ग्लूइंग एजेंट की तरह, ग्लू चाहिए होता है मुझे, तो ग्लू देती है ये सारी चीजें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बायोटर्बेटिंग इन्वर्टिब्रेट्स, प्लांट रूट, माइक्रोरिजा, some other microorganisms help us in maintaining the root structure or this soil structure। रेगुलेशन ऑफ सॉइल, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी वाटर प्रोसेसेस होंगे वो भी हेल्प करेगा। गैसियस एक्सचेंज एंड कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, जो कार्बन एक्यूमुलेट होता है। सॉइल डिटॉक्सिफिकेशन मींस जो एसिडिक सॉइल को थोड़ा ठीक करता है, जो कार्बन हैवी मेटल्स होंगे उनको ठीक करता है सॉइल में, ये ऑर्गेनिक मैटर हमारा। मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये चीजें करेंगे, सॉइल डिटॉक्सिफिकेशन। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करेंगे,
डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में तो हेल्प करते ही करते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं, ये हर कोई बोल देता है। बट ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। सेपरेशन ऑफ पेस्ट, पैरासाइट्स एंड डिजीजेस, sources of food and medicines. This particular table is from FAO websites, guys. Right? Directly I have taken out from there. Symbiotic and asymbiotic relationship आपको plants के साथ मिलेगा। ये अगेन आई विल बी टेलिंग यू, जब मैं नाइट्रोजन आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोबारा से आपको ये समझाऊंगा सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक कैसे हेल्प करता है दिस माइक्रोरिजा। एक्टिनोमाइसिटीज कैसे काम कर रहा है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ कंट्रोल में कैसे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ये भी आप लेटर ऑन पढ़ोगे जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को देखेंगे। ओवरऑल व्हाट यू हैव टू नो फ्रॉम दिस टेबल इज दीज फंक्शंस। ये फंक्शंस आप अलग से मेंशन करो, ये सारी चीजें आप कंफ्यूजिंग है, ये सब इग्नोर करो। देखो क्या होता है कि कभी कभार मेरे लिए बहुत आसान था आपको बताना कि आप ये भी याद करने की कोशिश करो, बट एज अ मेंटर, एज अ टीचर, आई ऑल्सो नो कि ये याद नहीं रहेगा अल्टीमेटली क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, बट ये जरूर याद रह जाएगा। ये सारे फंक्शंस हैं हमें जो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आप अगर बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है सॉइल उसमें, ठीक है। दीज आर सिंगल सेल्ड, ये सारी तो इसकी डेफिनेशन होगी, पर रोल क्या है इनका? रोल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, अमोनिफिकेशन में। बैक्टीरिया को जब मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, वहां पर नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया को पढ़ा रहा हूँ, तब आप वहां से एग्जाम्पल नोट करना, यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, डीहाइड्रिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, ये सारा आपको वहां से मिल जाएगा रूल, ठीक है। वहां पर जब मैं आपको अलग से टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें पढ़ाऊंगा तो वहां से आपको बैक्टीरिया का रोल मिल जाएगा, डायरेक्टली आपने यहाँ पर पुट करना। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं दोनों जगह अभी बैक्टीरिया का रोल समझाने के लिए मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग से नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि वो होल डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। So these all these functions play a very vital role in plant nutrition. Actinomycetes, these are present second to abundance of bacteria, guys. बैक्टीरिया के बाद अगर कुछ abundance में है वो actinomycetes abundance में है। Example, these are the example of actinomycetes. They are responsible for subsequent further decomposition of humus in soil. So ये सारे actinomycetes में एक क्वालिटी जो है, ये सब कुछ और वो करने की कोशिश करते हैं, डिग्रेड और डिकम्पोज कर देता है एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड कुछ नहीं बचता है हमारे पास, ठीक है। फंजाई आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे माइकोरिजा एक पॉजिटिव फंजाई है जिसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, नॉट ओवर हियर, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बायो फर्टिलाइजर, वहां पे फंजाई का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। तो देयर रोल इज मेन डिकम्पोजिशन। तो सम फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद प्लांट रूट्स, ये माइकोरिजा का ही बात हो रही है, ठीक है। माइकोरिजा क्या चीज है हम बाद में समझेंगे। Similar goes for algae, if you'll understand. Algae are responsible for photosynthesis, basically. They will take out CO2 from atmosphere. ठीक है? They are responsible for maintaining the soil fertility. They add organic matter to soil, right? When they will die, algae basically add organic matter to soil. So they act as a binding soil particles, तो structure में help करता है। तो कुछ particles, कुछ role आप वैसे ही लिख सकते हो कि हेल्दी इकोसिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर टुवर्ड्स ह्यूमस, ह्यूमस के फंक्शन क्या है? यू नो, रिटेन न्यूट्रिएंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये मैंने आपको दिखाया था, ह्यूमिक सब्सटेंसेस के बेनिफिट्स हैं, फंक्शंस ऑफ ह्यूमस। आप देखोगे ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। glue soil particles together for best structure, protect roots from disease and parasites, make retain nutrients, again and again these points are coming। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कौन सा पेस्ट कौन से ऑटोमेटिकली कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो हम प्लांट प्रोटेक्शन में देखेंगे। वहां से आपको पेस्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ओके ये नाम है पेस्ट का, ये मेरे को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको तब जाकर कंबाइन इन्फॉर्मेशन आप यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे अभी आपने नाइट्रिफिकेशन, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, बट जब हम नाइट्रिफिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास नाइट्रोबैक्टर्स, नाइट्रोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया के नाम होंगे। इस नाम को मैं अभी थ्रो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये याद भी नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। नाउ यू कम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर। अब आप ये ऑर्गेनिक मैटर के बेनिफिट समझ पाओगे गाइस, बट ये समझने से पहले आप ये समझने की कोशिश करो दैट व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कितना ऑर्गेनिक मैटर कौन सी सॉइल में कहाँ पर अवेलेबल होगा, वो कैसे, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। ये सपोज ये ए एरिया है, ये बी एरिया है, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा क्या फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल
कि यहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, यहाँ पर कम ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, ऐसा क्यों? और हमें तो ऑर्गेनिक मैटर एक सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, है ना? तो इसलिए भी जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में हेल्प कर रहे हैं। तो पहला आप देखोगे टेम्परेचर। टेम्परेचर है, बिल्कुल है गाइस। अच्छा, इफ आई आस्क यू, टेम्परेचर टेम्परेट रीजन्स का ज़्यादा होता है या ट्रॉपिकल्स का? ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट? दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज योर टेम्परेट रीजन। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ पे ज़्यादा होगा गाइस? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ पर ज़्यादा होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। आप अगर 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। तो एक्यूमुलेशन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आपको ट्रॉपिक्स में कम देखने को मिलता है और टेम्परेट में ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमें एक मॉडरेट लेवल का डिकम्पोजिशन चाहिए। अगर बहुत फास्ट डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, दिस आई हैव शोन। सेकेंड थिंग इट इज अफेक्टिंग इज सॉयल मॉइस्चर और सॉयल वाटर। मॉइस्चर प्रेसिपिटेशन भी आप बोल सकते हो। अब हैवी प्रेसिपिटेशन जहां पर होगी, हैवी रेनफॉल, दैट मीन्स vegetation is good, that means organic matter will be in enormous amount. Also soil biological activity, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन दिस ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एंड एयर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज देयर, तो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना शुरू कर देंगे। थर्ड, क्या सॉइल टेक्सचर अफेक्ट करता है हमारा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन में? सॉइल टेक्सचर मींस अगर आपके पास क्लेई सैंड है, उस क्लेई सॉइल है और सैंडी सॉइल है, आपको क्या लगता है कहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलेगा? आपको क्लेई सॉइल में ज़्यादा मिलेगा। आपको क्लेई सॉइल में यू विल गेट मोर ऑर्गेनिक मैटर। वाई? पहला रीज़न तो ये है कि क्लेई सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर कंबाइन विद ईच अदर वेरी वेल टुगेदर। ठीक है, इनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी होती है दैट दे कंबाइन विद ईच अदर इन अ वेल मैनर्ड वे, एंड ये मैक्रोपोर्स नहीं, मैक्रो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड, इनकी वजह से जब क्ले में ऑर्गेनिक मैटर मिलता है तो यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डाउन हो जाता है गाइस। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन गेट स्लोअर, इसकी वजह से भी यहाँ पर हाई ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। सैंडी सॉइल में आपको लो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। तो इस वजह से सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड। ठीक है। व्हाट अबाउट द टोपोग्राफी? क्या टोपोग्राफी इफेक्ट करता है? यस। आपको क्या लगता है, अगर आपकी हिली साइड है तो आपको ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा? इन एरियाज में दिस फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन और हिली एरियाज विल गिव यू, दिस फुट हिल्स विल गिव यू मोर ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? यहाँ पर इरोजन की वजह से भी आएगा, यहाँ पर आपका स्लोपी की वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होगा। ठीक है। नाउ एक फिफ्थ फैक्टर जिसकी बात करेंगे वो होगा सी एन रेशियो गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सी एन रेशियो, इसको कंप्लीटली हम डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ते हैं। सी एन रेशियो, सी एन रेशियो मतलब क्या हुआ? क्या समझे? सी एन मतलब कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो। मैंने आपको बताया एक सॉइल में सी एन रेशियो कितना होता है, आपको समझ में आया था वो जो मैंने टेबल दिखाई थी? रुक जाओ दोबारा दिखाता हूँ। ये वाली टेबल देखो। 50% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब एक सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें 50% कार्बन होगा, 5% नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना देख पा रहे हो तुम? 10:1। कहीं कहीं 10:1 होता है, कहीं कहीं 12:1 होता है। तो इन एंड अराउंड सॉइल में इतना 10:1, 12:1 ऑर्गेनिक मैटर में सी एन रेशियो होता है। समझ रहे हो आप? ये नॉर्मल सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब आप इसे समझने से पहले वो हमारी टेबल कहाँ गई डिकम्पोजिशन वाली, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप इस डिकम्पोजिशन वाली टेबल पे आ जाओ। डिकम्पोजिशन जब भी हो रहा है, अब मैं इसमें और कुछ चीजें भी आपको बताता हूँ। तो जब भी आप डिकम्पोजिशन देख रहे हो कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल का डिकम्पोजिशन शुरू हो गया। तो इससे हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि यार CO2 प्लस H2O इज रिलीजिंग। एक तो ये प्रोसेस हो रहा है। दूसरा प्रोसेस हो रहा है दैट फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। जब मिनरल्स बन रहे हैं दैट मीन्स ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के जरिए यहाँ पर प्लांट्स एनिमल रेजिड्यू से डिकम्पोज होके यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ? मिनरलाइजेशन। मीन्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। वहीं जब मिनरलाइजेशन हो रहा है आप ये भी देख रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे हैं वो फीड कर रहे हैं इस एनर्जी में, और फीड करके इस कार्बन और नाइट्रोजन को अपने बॉडी में ले रहे हैं। बॉडी में किस तरीके से स्टोर हो रही है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि कुछ पार्ट ये मिनरलाइजेशन का एज अ microorganisms are utilizing them for their cell structure, for their synthesis, right। तो इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में जा रहे हैं, इसको में हम बोलते हैं इमोबलाइजेशन। इसे मैं और अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ आपको, डोंट वरी। बट दो टर्म आप यहाँ पर देख रहे हो, इमोबलाइजेशन, मिनरलाइजेशन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। आप यहाँ पे देखो गाइस, शुगर, स्टार्च, ये सारी चीजें आई, इनमें डिकम्पोजिशन हुआ, एरोबिक, एनारोबिक, आखिरी में CO2 मिल रहा है, हम खुश हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होगा, कभी कभार एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड से हमको मिलेंगे ये आयंस इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, CO2, NO3, नाइट्राइट वगैरह मिले। ये कुछ तो प्लांट अपटेक कर लेगा, कुछ प्लांट अपटेक कर लेगा ऐसे करके, है ना। ये प्लांट में हेल्प कर दिया। ये प्रोसेस है मिनरलाइजेशन, जहां पर आपका ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ। लेकिन कभी कभार यही सेम चीजें विल बी यूटिलाइज्ड बाय, कौन यूटिलाइज करेगा इन्हीं सब चीजों को, microorganisms will be utilizing for their cell wall, cell structure and for their protoplasm. This carbon and nitrogen will be utilized, nitrogen and carbon will be utilized for this। तो ये यहाँ से इस चीज को स्नैच आउट कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, इनऑर्गेनिक से फिर से जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तो ऑर्गेनिक फॉर्म में है ना, हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है, इट इज नॉट इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा, तो इसी को हमने बोला इमोबलाइजेशन। अब प्लांट की सेहत के लिए सही क्या है, सही ये नहीं है कि मिनरलाइजेशन ही मिनरलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर तो एक्सेस ऑफ मिनरल्स विल बी अवेलेबल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि ये मिनरल्स को ले ही नहीं पा रहे होंगे। तो दोनों प्रोसेस साथ में चलते हैं, इमोबलाइजेशन और मिनरलाइजेशन, दोनों प्रोसेस साथ में चलना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस, मीडियम पाथ, राइट। सो दोनों चीजें साथ में चलेंगी तब जाकर ये प्रोसेस अच्छे से वर्क करेगा। अब ये प्रोसेस बिगड़ता कैसे है ये हम समझेंगे। तो आपने रीसिंथेसिस का मतलब क्या समझा, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोबियल सेल सब्सटेंसेस बने जो कि इमोबलाइजेशन का काम है, जहां पर कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। ये भी तो मरेंगे, फिर डेथ एंड डीके होगा इनका, फिर से ये उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज बेसिकली मिनरलाइजेशन में, और ये ह्यूमस में भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझ रहे हो, वापस जो इन्होंने कंज्यूम करा था वो वापस आ गया। अब आप समझो CN रेशियो, ये चीजें आपको समझ में आ गई। आपको पता है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो हमें देखना होता है। सपोज नॉर्मल बैक्टीरिया का CN रेशियो होता है 4:1। मतलब क्या समझे आप, नॉर्मल बैक्टीरिया का मतलब ये है कि भाई अगर आप कुछ भी यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मैटर रखोगे, बैक्टीरिया इस पे फीड करेगा, और बैक्टीरिया की भूख जो है वो है 4:1, दैट मीन्स 4 कार्बन लेगा, 1 नाइट्रोजन लेगा। सपोज ये जो आपने ऑर्गेनिक रेजिड्यू रखा है, ये एक वीट का वो है, स्ट्रॉ मटेरियल है, मतलब रेजिड्यू है वीट का, ठीक है। वीट कटाई हुई और वीट का मटेरियल आपने उसके ऊपर बिछा दिया, और इसका जनरली होता है इन क्रॉप्स का 100:1 CN रेशियो। अब इस CN रेशियो को कंज्यूम, इस वीट क्रॉप को कंज्यूम करने के लिए आपको कितने बैक्टीरिया लग जाएंगे, 25, क्योंकि एक 4:1 है, एक बैक्टीरिया 4 कार्बन खाता है, तो हमें 25 बैक्टीरिया चाहिए होंगे जो 4 कार्बन का यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप 25 बैक्टीरियाज लेकर आओगे, लेकिन वो फिर उसकी भूख नाइट्रोजन की भी तो बढ़ जाएगी। 25 बैक्टीरियाज विल बी डिमांडिंग 25 नाइट्रोजन। समझ रहे हो आप, इसको मल्टीप्लाई ही तो करोगे आप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल मैथ। बैक्टीरिया की कंजम्पशन है 4:1, एक बैक्टीरिया की CN रेशियो था 4:1। आपने एक ग्राउंड पे वीट रेसिड्यू डाल दिया कि भाई ये तो मैं अच्छी चीज कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा, इसमें आपने ये डाल दिया, ठीक है। जस्ट वेट, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये स्लाइड मिस हो गई है हमसे, दोबारा आप देखो यहाँ पर। मैं आपको समझा रहा था CN रेशियो, हमारा बैक्टीरिया की कंजम्पशन कितनी है भाई, 4 कार्बन एटम्स चाहिए एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स 1 चाहिए इसको, ठीक है, 4:1। वहीं आपने एक फील्ड में वीट उगा रखा था और वीट का रेसिड्यू डाल दिया, सो दैट आपने सोचा कि ये एक ऑर्गेनिक मैटर का काम करेगा, बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन एक वीट का CN रेशियो होता है, उसमें कितना 100 कार्बन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन 1 की रेशियो में। CN रेशियो कितना है उसमें, वीट में, दिस मच।
अब एक बैक्टीरिया को कंज्यूम करने के लिए, एक बैक्टीरिया वीट को कंज्यूम करने के लिए कितने बैक्टीरियाज यू विल बी रिक्वायरिंग, इनटू 25, तब जाके तो आप 100 कार्बन को यूटिलाइज कर पाओगे। लेकिन जब आप 25 बैक्टीरियाज को लाओगे तो यहाँ पर भी तो 25 नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इस वीट से एक नाइट्रोजन मिल रहा है, तो बचे हुए 24 नाइट्रोजन कहाँ से ये बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा? यहाँ पर आ जाता है रोल सीएन रेशियो का। ये 24 नाइट्रोजन वो कंज्यूम करेगा इस सॉइल से, इस फील्ड की सॉइल से। तो दैट मीन्स अचानक यहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी इस फील्ड में। क्यों? क्योंकि 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी डाइजेस्टेड बाय दिस बैक्टीरिया फॉर इट्स इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह है लाइन बाय लाइन समझा दिया गया है, आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे, कहीं पर भी सर्च करोगे, लाइन बाय लाइन लोगों ने समझा दिया कि मतलब लाइन पढ़ दिया किसी भी स्टेटमेंट किसी एन के ऊपर बट ये समझ में बहुत कम लोगों को आता है। तो 24 नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट एक बैक्टीरिया सॉइल के अंदर से पूरी करेगा, बिकॉज सॉइल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। तो नाइट्रोजन, सपोज दिस इज अंडर सरफेस, ये सॉइल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये प्लांट रूट है यहाँ पर, ठीक है, और हमारा ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया को काम क्या है भाई? कंजम्पशन, ये डिकम्पोजिशन करना है। डिकम्पोजिशन करने के लिए वीट का 100:1 सीएन रेशियो इसको खाना है। यहाँ पर हमारी बैक्टीरिया की अमाउंट बढ़ जाएगी अचानक से, बैक्टीरियाज विल बी कमिंग ओवर हियर टू फीड ऑन दिस रेजिड्यू। समझ रहे हो? अब इन्हीं बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन 24 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के डाइजेस्ट कर लिए। तो नाइट्रोजन न प्लांट ने लिए, समझ रहे हो? वो नाइट्रोजन प्लांट ले सकता था लेकिन नहीं लिया। वो नाइट्रोजन सॉइल में रह सकता था लेकिन नहीं है, वो गए कहां पर? इस बैक्टीरिया के अंदर। तो ऑटोमेटिकली फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड यू विल सी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन सॉइल। ये फॉर शॉर्ट टाइम आता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की लाइफ कोई बहुत 100 साल थोड़े ना होती है, बैक्टीरिया की लाइफ कुछ दिन होती है। ये बैक्टीरिया भी तो डाइजेस्ट होंगे, ये बैक्टीरिया भी मरेंगे, डेथ डीके जब होगा अगेन नाइट्रोजन विल बी रिलीजिंग बैक, तो सॉइल में वापस नाइट्रोजन आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन कुछ पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। वो हार्मफुल किस चीज के लिए? वो इस प्लांट के लिए हार्मफुल है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो सर कि अगर मैं कोई रेसिड्यू हाई सीएन रेशियो, मतलब गैप ज्यादा है ना 100 और कार्बन और नाइट्रोजन में, वाइड सीएन गैप है। देखो 10:1 और 100:1 में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हो? जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का गैप है वो 100:1 में बहुत ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं वाइड गैप बिटवीन सीएन और वाइड सीएन रेशियो। दिस इज नैरो सीएन रेशियो। तो हमें ऐसा कोई रेजिड्यू लाना चाहिए यहाँ पर। आप खुद सोचो कि जिसका रेशियो कम हो, फॉर एग्जाम्पल 10:1 हो, और यू कैन से 12:1 हो। जब आप देखते हो कि सर इसका तो 12:1 है इस रेजिड्यू का, और ये ज्यादातर नॉर्मल आपके लेग्यूम्स वगैरह जो प्लांट होते हैं ना उनकी 20:1 होती है। 20:1 लेग्यूम्स, अगर लेग्यूमिनस प्लांट आप अपने ग्राउंड के ऊपर छिड़क दोगे तो उसका जो सीएन रेशियो होता है वो 20:1 होता है। तो इसमें कितने बैक्टीरिया आपको लग रहे हैं? ओनली 5। अब 5 नाइट्रोजन अपटेक करने के लिए इट इज वेरी नॉर्मल। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे वाइड अगर मैं सीएन रेशियो लूंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिकम्पोजिशन, इट विल बी क्रिएटिंग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फॉर द प्लांट। वहीं नैरो सीएन रेशियो वाले मैं रेजिड्यू अगर डालूंगा उसके ऊपर तो इट विल बी गुड फॉर डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और मिनरलाइजेशन होगा, नॉट इमोबिलाइजेशन। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अगेन बैक्टीरिया मेरा 4:1 है, वीट मैंने डाला 100:1, 25 बैक्टीरिया की जरूरत पड़ी, 25 नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी। एक नाइट्रोजन तो वीट ने दे दिया, बाकी 24 नाइट्रोजन कहां से लेने वाले हैं? वो सॉइल से लेने वाला है। सॉइल से लेके अपनी बॉडी में जब वो स्टोर करेगा वो ऑर्गेनिक फॉर्म में करेगा। तो इन ऑर्गेनिक से आपने देखा ऑर्गेनिक में कवर कर रहा है, इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कवर हो रहा है, तो दिस इज इमोबिलाइजेशन। इसे इमोबिलाइजेशन को हम और डीप में पढ़ेंगे जब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे होंगे इन सेपरेट लेक्चर। तो ये इमोबिलाइजेशन आप देख रहे हो कि ये तो बैक्टीरिया के ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर हो गया भाई। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में स्टोर हो गया। तो आप ये समझ रहे हो कि जहां पर सर वाइड सीएन गैप वाला अगर मैं क्रॉप्स ले लूंगा तो वहां पे तो इमोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो मिनरल्स चाहिए, मेरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए मेरे को मेरे सॉइल में, ये तो गलत हो जाएगा। राइट? तो वाइड सीएन रेशियो वी शुड अवॉइड।
वहीं आप शॉर्ट CN वाले रेशियो लेंगे तो आपका मिनरलाइजेशन प्रोसेस चल रहा होगा, जहां पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहे होंगे नॉर्मली, तो ये तो फेवरेबल है। तो हम एक बीच का टाइप का लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20:1 और 30:1 के बीच का CN रेशियो वाले क्रॉप्स आर बेनिफिशियल। अगर 20:1 के भी बहुत कम के ले लोगे तो वहां पर मिनरलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, 30:1 से आगे इमोबिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों ही बैलेंस्ड वे में चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस? इसके हुई अब आपको थोड़ा सा रीड आउट करना है ओवर हियर नाउ। इफ यू विल रीड दिस पर्टिकुलर नोट्स यू विल अंडरस्टैंड। पहले अगर करते तो ये समझ में नहीं आता, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी है, ठीक है। लीव दिस की CN रेशियो कैसे अफेक्ट करता है ये हटाओ। ये देखो, कार्बन नाइट्रो रेशियो इन प्लांट मटेरियल वेरिएबल फ्रॉम 20:1 टू 30:1। लेग्यूम्स में होता है 30:1 टू लेग्यूम्स, ठीक है। 100:1 किस में होता है? सर्टेन स्ट्रॉ रेजिड्यू, जैसे व्हीट राइस का रेजिड्यू ले लेगा 100:1, दैट मीन्स वाइड CN रेशियो, दिस इज शॉर्ट नैरो CN रेशियो। ऑन द अदर हैंड CN रेशियो ऑफ बॉडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है? 4:1, 9:1। बैक्टीरिया का 4:1 है, यहाँ पर 9:1 फंजाई का मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो अगर आप वाइड वाला यूज करोगे तो नाइट्रेट नाइट्रोजन, और बेसिकली नाइट्रोजन ही लिखो आप, डिसअपियर्स फ्रॉम द सॉइल बिकॉज ऑफ द अर्जेंट नीड्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड फॉर द टाइम बीइंग नो नाइट्रोजन विल बी अवेलेबल टू प्लांट्स। और जैसे जैसे डिकम्पोजिशन स्लो होता जाएगा, डिकम्पोजिशन कम होता जाएगा, CN रेशियो फिर से बैलेंस आउट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, और कैसे इफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन को, ये समझा दिया मैंने आपको। अब आप बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पे आ सकते हो। न्यूट्रिएंट सप्लाई में हेल्प करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, सॉइल स्ट्रक्चर एग्रीगेशन में हेल्प करता है, इरोजन प्रिवेंशन में हेल्प करता है। ये तो ब्रॉड थिंग्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे ऑर्गेनिक मैटर हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प कर रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार नाउ यू जस्ट चेक आउट द बुक। पेज नंबर मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आपने खोल भी रखा होगा, ठीक है। आप आ जाओ पेज नंबर पेपर 1 की बुक पे 239 पेज पे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे, ये सब देख लेना। ओवर द पीरियड ऑफ दिस यूनिट आपको और भी फायदे मिलेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर आपने सॉइल स्ट्रक्चर में भी देखा, यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर का पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, लेकिन वो आपको ऐड कर देना ऑटोमेटिकली, तो ये तो बेसिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर माइक्रो फ्लोरा और माइक्रोफोना का इतना कंटेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको कंटेंट दे दिया पूरा इस PPTs के थ्रू, यूटिलाइज करो। देखो क्या होगा ना, कोई कोई चीज़ें बुक में मेंशन नहीं होंगी, कोई कोई चीज़ें, क्योंकि जो अपडेटेड चीज़ें वो बुक में मेंशन नहीं होंगी, जो स्लाइड्स में मेंशन है वो शायद बुक में मेंशन नहीं है, जो बुक में मेंशन है वो स्लाइड में मेंशन नहीं है, तो दोनों का यूटिलाइजेशन करना है। जो इन दोनों में समझ नहीं आ रहा होगा वो आपको मैं समझा दूंगा, समझ रहे हो? तो 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, माई लेक्चर्स, माई PPTs एंड दिस बुक। मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू गो फॉर सम स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि ये जो मटेरियल है मोर और लेस हर जगह सेम मटेरियल। द प्रॉब्लम इज टू कीप दैट मटेरियल ओवर हियर, ठीक है। तो आप ये एक बार ये समझना, सॉइल वाटर अभी छोड़ दो गाइस, सॉइल वाटर को हम आराम से समझेंगे। कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, इस पेपर 1 बुक वी आर सीइंग, ठीक है। ये सारी चीजें समझेंगे सॉइल वाटर वगैरह को, डोंट वरी, इसका टाइम आएगा, राइट टाइम पे हम ये चीज समझेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे भी नजर करा। तो हमारा सॉइल प्रॉपर्टीज का एक बेसिकली फंडामेंटल बन गया है दैट सॉइल एक बेहतरीन सॉइल तब मानी जाएगी जब मैं उसका थोड़ा टेक्सचर सुधार लूँ। टेक्सचर में अगर मैं थोड़ा सा लूमी टाइप टेक्सचर लिया हो तो बहुत बढ़िया है सर हमारे लिए। स्ट्रक्चर अगर आ जाए हमारे पास ग्रैनुलर सा, बहुत बढ़िया है। कलर हमें पता चल जाए, डेंसिटी अगर सही रहे हमारी, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, तो भी बढ़िया है, ठीक है। इसको में कुछ टेम्परेचर वगैरह भी आते हैं, वो एक बार आप बुक से देख लेना, टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेन टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात होती है। दूसरा केमिस्ट्री, व्हेन वी नो द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, आप बोलोगे सर ऐसी सॉइल लाएंगे जिसका CEC बढ़िया हो, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई हो। अच्छी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स अपटेक विल बी टेकन बाय द प्लांट्स, ठीक है। सॉइल पीएच एक बढ़िया पीएच हो, बढ़िया पीएच मतलब क्या होता है, 7 to 8 के रेंज में हो, ना ज़्यादा एल्कलाइन ना ज़्यादा एसिडिक। हम ये पढ़ेंगे हमारे प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाले लेक्चर में इन डिटेल। सॉइल पीएच वहाँ पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। सॉइल वाटर वहाँ पे आगे वाले लेक्चर्स में कन्वर्ट होगा, तब जाके और ज़्यादा आप इन डेप्थ नॉलेज जान पाओगे इसकी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आपको समझ में आ गया वाई सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन वाई सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनका भी ध्यान हमने रखना है वाइल सॉइल प्रॉपर्टीज, द सॉइल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। सॉइल्स ऑफ इंडिया यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ 11th क्लास, और हमारी बुक्स में भी जो कंटेंट है मोर और लेस सारे सेम कंटेंट है। आप एक जगह मतलब एक ही चीज़ बार बार पढ़ोगे ना तो वो मल्टीपल जगह आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में भी आएंगी, मेंस में भी आएगा और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को तो इंटरव्यू में भी पूछा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो ये मिसलेनियस में आता है कि आप एक फ्लॉक्यूलेटेड सॉइल को जानते हो, फ्लॉक्यूलेटेड। अब जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होगा वो सुना तो होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उनको भी एकदम सही पता होगा ये फ्लॉक्यूलेटेड मतलब क्या होता है, फ्लॉक्यूलेशन मतलब क्या होता है सॉइल का। आप ये जो चीज देख रहे हो, ये जो फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है ऐसा, ये फ्लॉक्यूलेशन है और कैसा मीडियम है, ये कैसा लग रहा है आपको? ये फ्लॉक्यूलेटेड सॉइल है। फ्लॉक्यूलेटेड मतलब आपके पार्टिकल, सपोज दिस इज, चलो तीसरा उसमें दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये आपने सोडिक सॉइल, ये भूल जाओ, जिप्सम मिलाया एक डिस्टिल वाटर में, ये अभी आपका एक सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन फ्लॉक्यूलेशन मतलब ये होता है कि ये चीजें आपस में मिक्स कर गई हैं, इन्होंने क्लस्टर्स फॉर्म कर लिए हैं। ये देखो, पहले ये पार्टिकल्स, ये जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे ये अलग अलग होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लॉक्यूलेशन हो गया। फ्लॉक्यूलेशन मतलब कि इन्होंने चंक बनाना शुरू कर दिया। अब इस चंक से क्या हुआ, आपके पोर्स बढ़ गए, पोर्स से बढ़ने से क्या हुआ, वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी बढ़ गई, पेनिट्रेशन बढ़ गया, वाटर विल कैन नाउ मूव ऑन टू अदर लेयर्स टू। तो इसका मतलब फ्लॉक्यूलेशन में हेल्प करता है कौन, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करता है फ्लॉक्यूलेशन ऑफ सॉइल टू। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो डिस्पर्स्ड सॉइल, एकदम आपस में चिपकी पड़ी है यहाँ पर सॉइल। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, अंदर तक जा पा रहा है नहीं, तो वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी माइक्रोब्स की भी और प्लांट की भी नहीं, रूट्स तो यहाँ कहीं होंगे, तो प्रॉब्लम परसिस्ट। तो दिस इज डिस्पर्स्ड मीडियम, राइट। इसको देखो आप, ये डिस्पर्स का डिस्पर्स्ड है एंड दिस इज फ्लॉक्यूलेटेड वन। ये टेबल भी देख लेना, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो एंड मैक्रो, ये देख लिया हमने। पार्टली डिकम्पोज प्लांट रेसिड्यू, जो पूरे हो जाएंगे वो ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट ह्यूमस, और ह्यूमस कन्वर्टेड है नॉन ह्यूमिक में और ह्यूमिक में। ये अनऑल्टर्ड प्लांट मटेरियल जिनके प्रोसेस अभी भी हो रहा है। एक ये टेबल, आई हैव गॉट दिस टेबल, ये टेबल भी बहुत सही है गाइस। ये सॉइल टेक्सचर के ऊपर, ये इसमें नहीं है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं, टेक्सचर पे आप डाल सकते हो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोर्स टेक्सचर की, मीडियम टेक्सचर की और फाइन टेक्सचर की, फाइन टेक्सचर की ज़्यादा होती है। क्लेई मतलब ये बोलना चाह रहा है क्लेई, सिल्ट और सैंड। न्यूट्रिशन रिटेंशन क्ले का, लीचिंग पोटेंशियल हाई होता है आपका सैंड में, ससेप्टिबिलिटी इरोजन हाई होती है आपकी मीडियम सिल्ट में। ठीक है, दिस इज योर वन मोर। ऑर्गेनिक मैटर में कैसे होता है, प्लांट क्रॉप रेजिड्यू, यहाँ पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल लगेगा, माइक्रोबियल एक्शन होगा, यहाँ पर दे विल बी कन्वर्टिंग इट टू ह्यूमस। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर को अच्छा बना रहे होंगे ये लोग, अर्थफॉर्म एक्टिविटी भी हो रही होगी, इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, पोरोसिटी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक मैटर में लिख सकते हो गाइस। ठीक है, अगेन दिमाग में ये रखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से 250 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। एक अंडरस्टैंडिंग आपने बिठा ली। अभी हमने CN रेशियो भी देखा, ये आगे भी दोबारा देखेंगे, तो तब भी आपका एक नॉलेज रिस्ट्रेंथन करेगा कि यहाँ पर जो पढ़ा है और वहाँ पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। जब हम नाइट्रोजन को इन डेप्थ पढ़ेंगे वहाँ पर भी समझ में आएगा आपको ये। देखो यहाँ पर आपको पढ़ना है नाइट्रोजन के लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये पूरा हमने एक टॉपिक लगाना है इस पे, है ना। उसके बाद फॉस्फोरस, पोटेशियम को भी समझना है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन को भी समझना है। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके, जो अगली क्लास में हम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट क्लास में वी विल बी फोकसिंग अपॉन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जब ये देख लेंगे तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम नाइट्रोजन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, फॉस्फोरस पोटेशियम को देखेंगे, आखिरी में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स समझेंगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये हम इकोलॉजी वाले पार्ट में देखेंगे, एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ से काट दो, दिस पॉइंट ऑल्सो कट डाउन फ्रॉम माई साइड, आपकी साइड से भी अभी कट डाउन होना चाहिए। ये यहाँ से पूरे मैटर चला गया। यू आर रिमेनिंग विद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये नेक्स्ट 3, 4 क्लासेस में विल बी गेटिंग ओवर विद।
ठीक है गाइज, एक होल्ड बन रहा होगा. आई होप यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग दिस. इफ यू आर लाइकिंग दिस, डू गिव योर फीडबैक टू. दैट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी टू गिव यू इन मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग.